बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। MGT 211 थीम नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 हम करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको थीम 11 कंप्लीट करवाऊंगी जो कि हमारा लेक्चर नंबर 12 बनता है। इसे प्रीवियस लेक्चर मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए और इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछें, मैं आपको गाइड करूंगी। अच्छा, आज थीम 11 के अंदर हम टॉपिक जो कवर करेंगे उसका नाम है कमर्शियल जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान की जो कमर्शियल जियोग्राफी है वो कैसी है, उसकी जो इकोनॉमिक की लैंडस्केप है वो कैसी है, और उसके अंदर जो रीजनल बिजनेस पोटेंशियल है वो कैसा है और कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ ये काम हो रहा है। ठीक है, रीजनल बिजनेस कहाँ कहाँ कैसे है, ये सारा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू कमर्शियल जियोग्राफी। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये आपने डेफिनेशन करनी है और आपने ये चीज़ रीड करनी है ताकि आपको पता हो, ताकि अगर आपसे एज MCQs पूछते हैं तो आपको आइडिया हो, क्योंकि इसका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस भी चेंज हुआ है, इस वजह से आपको थोड़ा सा इशू होगा, आपके लिए कॉम्प्लिकेशन होगी। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि चीज़ों को इतना ईजिली एक्सप्लेन करूँ कि आपके लिए आसानी हो जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अच्छा, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू कमर्शियल जियोग्राफी। देखें, कमर्शियल जियोग्राफी का मतलब है कि जिस जगह पे आप रहते हो, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है इकोनॉमिक। ठीक है, आप जिस इकोनॉमी के अंदर रहते हो उसके आसपास जो एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, उसके बारे में जज करना, एग्जामिन करना और चेक करना, ठीक है, उसको आते हैं कमर्शियल जियोग्राफी। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, कमर्शियल जियोग्राफी एग्जामिन द स्पेटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी। यानी कि आपकी इकोनॉमी में क्या क्या आपके आसपास एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको जज करना, उनको एग्जामिन करना, उसको हम कहते हैं कमर्शियल जियोग्राफी। लाइक आप फोकस कर रहे हो कि आपके आसपास की लोकेशन कैसी है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा है, उसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज जो पाए जाते हैं, जो मादनियात पाई जाती है ज़मीन के अंदर, वो कैसी है पहाड़ों के अंदर, या उस जगह पे जो लोग ट्रेड करते हैं वो कैसे करते हैं, उसमें प्रोडक्शन जो है, जो फसलें लगाई जाती हैं, पैदावार उसमें कैसी है और कंजप्शन कैसी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर जज करनी होती हैं, उसको एग्जामिन करना होता है। अब यहाँ पे इसके कुछ की पॉइंट हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जो आपने करने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या-क्या कहा गया है, पहले नंबर पे प्रोडक्शन का पैटर्न क्या है। देखिए, आप कोई भी पैदावार लगाते हैं, कोई काम करते हैं तो एक स्पेसिफिक पैटर्न से करते हैं। आपने देखा होगा आपके इर्द-गिर्द, लाइक हमारी साइड ऐसे होता है, एक सीज़न पे हम लगाते हैं गंदम, देन हम उसके बाद हम लगाते हैं मकई। ठीक है, ये आई आई थिंक 6 मंथ का टाइम पीरियड होता है। एक सीज़न में हम लगाते हैं गंदम और एक में लगाते हैं मकई। लेकिन यहाँ पे हर जगह ऐसा नहीं होता है, कहीं पे आपकी लोकेशन जो है पाकिस्तान के अंदर किसी रीजन में रहते हैं, किसी खित्ते में रहते हैं, तो मे बी आप चावल लगाते हों, मे बी आप बाजरे की फसल लगाते हो, ज़मीन के अंदर जो भी प्रोडक्शन होती है, जो भी फसलें आप लगाते हो, ठीक है, उसको कहते हैं। तो वो एक पैटर्न के साथ आप चलते हो। देखा होगा कराची के लोग ज़्यादातर किसी चीज़ वही काम करते हैं, वही फसल लगाते हैं जो उनको रिसोर्सेज़ दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। पंजाब के लोग हैं तो वो अपना सेटअप उनका होता है सारा अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशंस, यानी कि वहाँ पे क्या चीज़ लग सकती है, कौन सी फसल सही उग सकती है। लाइक यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि रिलीजनल रिसोर्सेज़ जो होते हैं, वो बेसिकली ना एक पैटर्न से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। लाइक यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सिंध के लोग चावल लगाते हैं ज़्यादातर। उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर ज़्यादातर पहाड़ हैं तो मिनरल्स होती हैं, उनके अंदर मादनियात होती हैं। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे मिसाल दी है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल क्लस्टर। इंडस्ट्रियल क्लस्टर का मतलब है क्लस्टर इस चीज़ को कहते हैं, एक चीज़, दूसरी, तीसरी, चौथी। एक ही जगह पे ज़्यादा सी चीज़ों का इकट्ठे हो जाना उसको हम कहते हैं क्लस्टर। ठीक है, मजमुआ, ग्रुप। तो इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्रियल का क्लस्टर कहाँ पे है कि ज़्यादा सी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है जियोग्राफिक कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। यानी कि हम देखते हैं कि कहाँ पे जो किस हिस्से के अंदर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, इस तरह से क्लस्टर हुई हुई हैं, ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि गुजरांवाला जो है, गुजरात के आसपास गुजरांवाला वाली साइड पे इधर सारे सिरामिक की फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं। सिरामिक क्या कहते हैं, वो जो कप नहीं होते चाय वाले, सिरामिक के बने होते हैं, मेड इन सिरामिक लिखा भी होता है उसपे कि सिरामिक के बने हुए हैं। ठीक है, उस तरीके से तो ये सारी गुजरांवाला के अंदर काम होता है। उसके बाद पेशावर के अंदर फर्नीचर ज़्यादा बनता है। तो ये इंडस्ट्री का मतलब है कि कोई फैक्ट्री जो जहाँ पे चीज़ ज़्यादा बनती है। तो ज़्यादा सी फैक्ट्रियाँ कहाँ इकट्ठी हैं, तो इन्होंने बोला है कि गुजरांवाला में बहुत ज़्यादा हैं और सिरामिक की हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लिखे, हमने बेसिकली यही चीज़ जज करनी है, आपके इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के ट्रेड कैसे करते हैं, तजारत कैसे करते हैं और ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। अच्छा, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन हम अभी पाकिस्तान के अंदर का पढ़ रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट्स आर, आज मुझसे तो बोला नहीं जा रहा, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट बेसिकली किसको कहते हैं, ये जो तजारत करते हैं और ट्रांसपोर्ट जो सफ़र करते हैं, ठीक है। ये जो गाड़ियाँ व्हीकल वगैरह सफ़र के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये तजारत के लिए बेसिकली और ट्रांसपोर्ट के लिए पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखो ग्वादर, तो वहाँ पे ग्वादर में की जो बंदरगाहें हैं, ये आप इस पे सर्च करना, आर्टिकल आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली हम ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं। तो ट्रेड किसके थ्रू की जाती है, हाईवे यूज़ करके, इंटरनेशनल लेवल पे पोर्ट्स को यूज़ करके, ताकि इजीली हम इंटरनेशनली लोगों के साथ ट्रेड कर सकें, अपनी चीज़ें बेच सकें, लेन-देन के मामला। तो ये बेसिकली इस तरीके से हम करते हैं। उसके बाद है ग्लोबलाइज़ेशन। ग्लोबलाइज़ेशन के अंदर हम देखते हैं कि हम एक एग्रीमेंट लिखते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है? एक पेज होता है जिस पे हम सारे रूल्स लिखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करते हैं कि हमने ये रूल्स फ़ॉलो करने हैं, ये कंडीशन है जिनको हम फ़ॉलो करेंगे। और अगला बंदा उसको रीड करता है और कहता है कि मैं इससे एग्री करता हूँ। फिर उसको साइन करता है और फिर वो उस बंदे के साथ ट्रेड करता है, उसके साथ लेन-देन के मामलात आगे कोई भी छोटा-सा काम भी हम करते हैं, तो हम प्रॉपर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, देन करते हैं। अब यहाँ पे जीएसपी और ईयू का नाम मेंशन किया गया है। ये बेसिकली जो ईयू जीएसपी है ना, ये एक एग्रीमेंट है फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि ये आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड इसके अंदर सारा एग्रीमेंट होता है। उसमें लिखा होता है कि आप ये रूल्स फॉलो करेंगे, देन हम एग्रीमेंट साइन करते हैं और फिर हम उनके साथ डील करते हैं। तो ये इसका हमने फॉर एग्जांपल नाम मेंशन करना था, तो यहाँ पे इन्होंने ये नाम मेंशन कर दिया। इसमें बेशुमार आपके पास एग्जाम्पल आ जाती हैं। जो लोग ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको नाम भी पता होगा, जगह भी पता होंगी और उनको अपने बिजनेस की हाउ नाउ भी होगी। अच्छा, नेक्स्ट है इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान की। पाकिस्तान की इकोनॉमिक लैंडस्केप कैसी है, ज़मीनें कैसी हैं। तो देखिए पाकिस्तान जो है नेचुरल रिसोर्सेज और इंडस्ट्रियल ज़ोन अगर देखा जाए, तो पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। लोग मोस्टली अपनी खेती-बाड़ी करते हैं, अपनी फसलें लगाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, वो बेसिकली शेप क्या है, डाइवर्स नेचुरल रिसोर्स, उसकी शेप ही नेचुरल रिसोर्सेज को डाइवर्स करती है। यहाँ पे एग्रीकल्चर आ जाता है, मिनरल्स आ जाता है। अब पंजाब और सिंध के जो लोग हैं, वो ज़्यादातर गंदम लगाते हैं, कॉटन लगाते हैं, कपास लगाते हैं, शुगर केन गन्ने को कहते हैं, ठीक है? ये सारी फसलें लगाते हैं और जो पंजाब में रहते हैं उनको ये चीज़ पता होगी, वो मेरी बात से एग्री करेंगे। आपने मुझे कमेंट में बताना है, आप किस लोकेशन पे रहते हैं और आपकी साइड पे कौन-सी फसलें लगाई जाती हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी नॉलेज मिले। मिनरल्स का मतलब है बलूचिस्तान वाली साइड पे ज़्यादातर, अनटैप्ड का मतलब होता है गैर इस्तेमाल शुदा, जो है यहाँ पे उर्दू लिखी नहीं जाती, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है, ये गैर इस्तेमाल शुदा है। ये आपको हैंड आउट चाहिए तो ये आपको मिल जाएँगे। अच्छा, बलूचिस्तान के पास अनटैप्ड रिसोर्सेज़ हैं कोयले के, कॉपर के, गोल्ड के, खैबर पख्तूनख्वा के पास हाइड्रो पावर बहुत ज़्यादा है। तो ये बता रहे हैं कहाँ-कहाँ कौन-सी मिनरल्स हैं, कौन-कौन से एग्रीकल्चर हैं, यहाँ पे ये चीज़ शो की गई है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रीजन कौन-कौन से हैं, कहाँ-कहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, हिते हैं इंडस्ट्रियल, तो कराची में है, फैसलाबाद में है, सियालकोट में है, गुजरांवाला में है। अब कराची में क्या-क्या है, कराची में फाइनेंशियल कैपिटल है, पोर्ट्स हैं, आपको पता है समुंदर है, तो समुंदर के आस-पास बंदरगाहें होती हैं, पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फैसलाबाद के पास टेक्सटाइल ज़्यादा हैं, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये नाम इसका मेंशन कर दिया। सियालकोट में क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्पोर्ट्स गुड्स हैं, यानी कि खेलों का सामान सियालकोट के पास बहुत अच्छे लेवल का है और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे हैं। गुजरांवाले के पास इंजीनियरिंग और सिरेमिक है, सिरेमिक मैं आपको ऊपर मेंशन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई। उसके बाद यहाँ पे कुछ, अच्छा, ये सारा आपने करना है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कि ट्रांसपोर्ट और ट्रेड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे कुछ पोर्ट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया गया है कराची पोर्ट है। कराची में 60% जो पोर्ट है ना, कराची पोर्ट, उसमें 60% कार्गो होता है सामान। कार्गो का मतलब होता है एक सामान किसी मुल्क से दूसरी जगह पे जब हम भेजते हैं, तो वो एक सर्विसेज होती है, उसके थ्रू हम बेचते हैं। उसके अंदर सामान होता है, इस तरह से कार्टन होते हैं और वो हम कार्गो करें या जो भी हम सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो ये कहते हैं 60% कार्गो का सामान कराची पोर्ट के थ्रू आता है। पोर्ट कासिम है, जहाँ पे एनर्जी का सामान इंपोर्ट किया जाता है, एनर्जी इंपोर्ट्स की जाती है। गवादर है, जिसमें आप CPEC गेटवे टू, जो ट्रेड करते हैं उनको इनका पता होगा और इन जगहों पे वो जाते होंगे। CPEC बेसिकली क्या करती है,
कनेक्टिविटी रोड के थ्रू आपकी कनेक्टिविटी को इन्हेंस करती है, आप कनेक्शन में रह सकते हैं। ये उनके कुछ नाम हैं जो आपने करने हैं। इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राई पोर्ट्स बेसिकली क्या करती है, फैसिलिटेट करती है इनलैंड ट्रेड को। लाइक सियालकोट ड्राई पोर्ट है, एक इनके नाम है ड्राई पोर्ट्स के, कौन कौन सी पाकिस्तान के अंदर ये पोर्ट्स हैं तो उनके नाम है, उनकी डिटेल है। उसके बाद की इंडस्ट्री क्लस्टर्स के कहाँ कहाँ इंडस्ट्री जो क्लस्टर हुई हैं उनकी कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सियालकोट का मैंने बताया था, उसके पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसके पास बहुत ज़्यादा है। अब इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं। ये बेसिकली बलोचिस्तान के इलाके से ओरिजिनेटेड हुई थी, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुई थी। अब जो इसकी एक्सपोर्ट है वो कितनी है, $400 मिलियन एनुअली, यानी कि एक साल में $400 मिलियन एक्सपोर्ट यहाँ से होता है, बलोचिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए तो। इसमें क्या है, सियालकोट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। इसका फ्यूचर क्या है, 95% ऑफ पाकिस्तानी सर्जिकल एक्सपोर्ट, यानी कि 95% जो पाकिस्तानी अवाम है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को एक्सपोर्ट करती है, बाहर जाके सेल करती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद ये ISO सर्टिफाइड, ये इनके नाम है, ये सर्च करना, आपके पास डिटेल आ जाएगी गूगल पे, अपने क्रोम ब्राउज़र पे। उसके बाद ये चैलेंजेस हैं, लो वैल्यू, ये सारा उसकी डिटेल है, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, सीधा-सीधा लिखा हुआ है, आप समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद है सियालकोट स्पोर्ट्स गुड क्लस्टर, यानी कि सियालकोट के पास गुड्स जो खेलों का सामान है, स्पोर्ट गुड बहुत ज़्यादा है, तो वो एक्सपोर्ट करता है। वो क्या करता है, ग्लोबल लीडर्स प्रोडक्ट FIFA वर्ल्ड कप फुटबॉल, ये जो वर्ल्ड कप जो क्रिकेट वगैरह देखते हैं उनको आइडिया होगा। ये जो टूर्नामेंट होते हैं, वर्ल्ड कप होते हैं हॉकी के या फुटबॉल के, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ये इनको जो है प्रोवाइड करता है, जो भी स्पोर्ट का सामान होता है खेलों का, उसमें आपके जो भी आ जाता है, हॉकी आ गया या फुटबॉल आ गए, जो सब जितना सामान होता है खेल से रिलेटेड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय 1 लाख+ वर्कर, ठीक है, इनको ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये इनकी इनोवेशन है कि ये कैसे इनोवेट हुई थी, इसकी डिटेल है। उसके बाद वजीराबाद है हमारे पास, ये कटलरी, इनके पास कटलरी है क्लस्टर। कटलरी कौन सी चीज़ें हम काटते हैं, यूटेंसाइल जो किचन में यूज़ होते हैं, नाइफ होगी, छुरी होगी, या जो भी काटने वाले औजार होते हैं, इनको कहते हैं कटलरी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं हैंड क्राफ्टेड नाइव्स, ठीक है, हाथ से बनी छुरियाँ और जितने भी यूटेंसाइल हैं इनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 90% चीज़ें ये बाहर बेच देता है, एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो इससे भी ये अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करते हैं। आपको पता है कोई चीज़ हम बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है खुद बना के। उसके बाद फैसलाबाद है, तो उसका बताया था कि उनके पास क्या है, बेसिकली स्पिनिंग, वेविंग, डाइंग एंड गारमेंट प्रोडक्शन है उनके पास, ठीक है। ये सारी वेविंग का मतलब होता है तैरना, तैरने का सामान, स्पिनिंग करने का सामान, डाइंग और गारमेंट, ये जो कपड़े वगैरह होते हैं इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। उसके बाद ये बेसिकली ये $25 बिलियन इनका टारगेट है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट करना होता है इन्होंने। उसके बाद इतने इतने पैसों का सामान ने जो है करना होता है एक्सपोर्ट। उसके बाद हैदराबाद ग्लासेस, बेंगल्स और इन चीज़ों के लिए फेमस है। बेंगल्स, चूड़ियाँ, ग्लासेस जो आप ऐनक जिसको कहते हैं। उसके बाद कल्चरल, ये सारी आप रीड कर लेना, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये चिनियोट, ये फर्नीचर के लिए आपने देखा होगा, चिनियोट से मोस्टली लोग ये वर्ड सुनते हैं कि यहाँ से फर्नीचर लाया है, या ठीक है। तो इनके पास फर्नीचर की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप कोई भी यहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये सप्लाई करते हैं बहुत अच्छा फर्नीचर मार्केट के अंदर, और ये बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी बेचते हैं, UAE और USA को। तो इससे भी अच्छा खासा ये अर्न करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ है और वो कैसे सेल करते हैं, कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं, किसको सेल करते हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान से बाहर जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका है। उसके बाद रीजनल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, क्या आपके रीजन के अंदर जो इकोनॉमी की कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, तो पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, ये आपके हैं रीजनल हिस्से कह लें, या आप इनको प्रोविंस कह लें, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, एग्रीकल्चर है इनके पास। पंजाब के पास ज़मीनें बहुत हैं, ज़राअत बहुत है, अपनी फसलें लगाते हैं। टेक्सटाइल्स हैं, SMEs हैं, यहाँ यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, गुजरावाला के पास, सियालकोट के पास, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बार बार आ जाता है। सिंध के पास बंदरगाहें बहुत हैं, पोर्ट्स हैं, उनके नाम भी मैं बता चुकी हूँ ऊपर। फाइनेंस है और इंडस्ट्रीज़ हैं सिंध के पास। लाइक कराची के अंदर, यहाँ पे हैदराबाद के अंदर, कराची के अंदर मैंने आपको 2-3 पोर्ट्स बताई थी, कासम
और कराची पोर्ट, ठीक है। तो उनकी डिटेल भी बताई थी, वो भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद केपीके की, केपी के पास हाइड्रो पावर है, टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे बहुत लोग एन्जॉय करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, जो सफ़र करने जाते हैं, ठीक है। एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रेड विद अफ़गानिस्तान, तो ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे है, तो उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। बलूचिस्तान का बताया था कि उनके पास मिनरल बहुत है, फिशेज़ बहुत हैं, सीपीसी प्रोजेक्ट्स का, और एक ग्वादर पोर्ट्स भी यहाँ पे ही है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। उसके बाद ठीक है, ये यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये सारी इनकी डिटेल यहाँ पे अगेन शो की गई है रीजनल लेवल पे। इसके बाद नेक्स्ट है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ के कौन-कौन से चैलेंजेस हैं जो इन्होंने फेस किए हैं और कौन-कौन से उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, कौन-कौन से मौके इनको मिले हैं। तो ये चीज़ कवर करेंगे। सबसे पहले चैलेंजेस देख लेते हैं, तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो इन्होंने फेस किए हैं। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। अच्छा, आपने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप का मतलब होता है बेसिकली ना अप्स एंड डाउन। कभी ऐसा होता है आपकी लाइफ में चीज़ें अप जा रही होती हैं, कभी एकदम से डाउन आ जाते हैं। कभी आप बहुत खुश होते हैं, कभी आपकी टेंशन डिप्रेशन बढ़ जाती है, मुश्किलात बढ़ जाती हैं, किसी भी वजह से, ठीक है? तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि बेसिकली इसमें भी यही होता है। कभी आपके पास पावर शॉर्टेज हो सकती है, कभी आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि कभी आपके पास पावर शॉर्टेज हो जाती है, हो सकता है आपकी वैल्यू बहुत डाउन हो जाए मार्केट में, क्योंकि बिज़नेस की बात करें, एमजीटी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। आउटडेटेड मशीनरी आपके पास हो जाए। तो यहाँ पे यहाँ पे कह रहे हैं कि वज़ीराबाद के पास क्या है बेसिकली कटलरी का सामान है, ठीक है? तो वो बेसिकली अगर उसको उसने एक्सपोर्ट करना है बाहर किसी मुल्क को, तो उसके पास चैलेंज आ जाता है कि आपने इतने दिन के अंदर इतनी चीज़ें भेजनी हैं। तो वो उसके पास अगर शॉर्टेज आ जाता है या कोई मसला आ जाता है, मशीनरी ख़राब हो जाती है या उसके पास उसकी पावर कम हो जाती है या कोई भी इश्यू, ठीक है? वर्कर चले जाते हैं या जो भी, तो ये बेसिकली कुछ चैलेंजेज़ हैं जो आपको आ सकते हैं। तो ये वो उसमें एक्सप्लेन करने थे, तो इसमें ये आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, इसको हम करते हैं इरेज़, ये आपने करने हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिशन। अब आपको पता है कोई भी आप ग्लोबली काम करते हो तो उसमें कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है? लाइक अगर आपको ना आपने सिरेमिक है या टेक्सटाइल है आपके पास, पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हैं उनकी बात करें कि यहाँ पे सिरेमिक है, उसके पास गुजरांवाला के पास, और टेक्सटाइल्स हैं इनके पास पंजाब वालों के। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर आपको चाइना प्रेशराइज़ करता है कि हमें आपने ये चीज़ें इतने दिन के अंदर इतनी मिकदार में भेजनी है। तो आपके पास बेसिकली आप कॉम्पिटिशन में काम कर रहे हो, आपके पास उस टाइम डिमांड ज़्यादा होती है, तो आप कॉम्पिटिशन में आ जाते हो। तो आपको आपके पे प्रेशर होता है, तो ये भी एक चैलेंज में आ जाता है। चैलेंज में आप कुछ भी लिख सकते हैं लेक्चर लेने के बाद। उसके बाद जर्मनी है, तो जर्मनी को हम सर्जिकल टूल बेचते हैं, तो उसमें हमारे पास अगर कोई प्रेशर डालता है जर्मनी की हमें जल्दी चाहिए, इतने चाहिए, या आपके पास वर्कर चले जाते हैं तो मसला हो सकता है। वो मैंने आपको अपनी ज़ुबान में बता दी, इसको आप लिख सकते हो। उसके बाद पॉलिसी बैरियर हो सकते हैं। पॉलिसी बैरियर का क्या मतलब होता है? लाइक अगर मैंने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चीज़ें बेचनी है तो उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जब हम एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसके ऊपर लिखे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया है, जो इन्होंने मेंशन किया उसको देखते हैं। इन्होंने क्या ब्यूरोक्रेंसी का हो सकता है, टैक्स हो सकता है। मेबी अगर मैंने यहाँ पे सिरेमिक भेजनी है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान से बाहर चाइना को, ठीक है? तो वो उस पे होगा कि इतने परसेंट हुकूमत टैक्स लेगी बॉर्डर से, इतने परसेंट टैक्स लेगी और आप इतने परसेंट आपको मिलेगा। तो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जो आप टैक्स का मतलब है ये एक पॉलिसी है और ये हर कोई देता है। हर कोई शहरी मुल्क के अंदर रहने वाला हर चीज़ पे जो टैक्स होता है वो देता है। इस पे कोई आपको रियायत वगैरह नहीं मिलती, मोहलत नहीं मिलती, आपने देना होता है। तो ये कुछ पॉलिसीज़ बैरियर होते हैं, रुकावटें होती हैं, जो ऐसी रुकावटें होती हैं जो मतलब रूल्स होते हैं जो आप तोड़ नहीं सकते, या आपको इन बैरियर्स को आपको फ़ॉलो करना पड़ता है। तो इस वजह से भी आपके लिए ये एक चैलेंज है। तो आपको अगर ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, टैक्स ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर आपको देना पड़ता है। तो ये भी आपके लिए एक मसला हो सकता है। अपॉर्च्युनिटीज़ है, मौके कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पे मौके में यही कह रहे हैं कि यही कि ग्वादर क्या है? ग्वादर एक पोर्ट है, बंदरगाह है।
तो यहाँ पे CPEC का नाम यूज़ किया है, यहाँ पे कहा है पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म ग्वादर इनटू अ रीजनल ट्रेड हब। तो इसको हम एज़ अ ट्रेड भी ट्रेड के किसको कहते हैं, तिजारत के लिए हम ग्वादर पोर्ट को यूज़ करते हैं। ई-कॉमर्स के लिए आपके पास मौका है, ग्वादर ना होता, ठीक है, ग्वादर की पोर्ट ना होती तो डीलिंग कैसे होती, ट्रेड तो वहाँ पे जो लोग ट्रेड करते हैं उनको पता है कि उसकी वजह से आपको कितनी मुश्किलात हो सकती थी। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास एक मौका है, ये अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है, मसला नहीं है। वो मसले थे, चैलेंजेस थे, ये अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। ई-कॉमर्स तो अब ई-कॉमर्स की सबसे बड़ी आपके पास फैसिलिटी है कि आप घर बैठे बिज़नेस कर सकते हो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, ठीक है? ये हर किसी किसी को पता होता है। उसके बाद चाहिए जैसे फर्नीचर का काम करते हो, एक्सेल कोड, एक्सपोर्ट सारा जो भी है पाकिस्तान के अंदर जितने भी, तो वो आप ई-कॉमर्स के थ्रू डीलिंग करते हो, वेबसाइट पे फर्नीचर की पिक्चर लगाते हो, तो वो लोग ऑर्डर करते हैं, देन उनके एड्रेस पे पहुँच जाता है, तो ये सारा इसमें आ जाता है। तो ये आपके पास बहुत अच्छा आसानी हो गया, बजाए इसके कि आप बंदे को कॉलें करें, सर्वर्स ढूँढें, फिर उनसे कॉन्टैक्ट करें, डील करें, फिर उनके एड्रेस पे भेजें। तो ये वो बंदा डायरेक्ट पिक्चर देखता है वे ई-कॉमर्स के थ्रू वेबसाइट पे, वहाँ से ऐड टू कार्ट करता है, एड्रेस सब कुछ दे देता है। आप कोई डीलिंग नहीं करते। वो आपके पास फाइनल चीज़ आती है, उस फाइनल एड्रेस पे बस भेज देते हो, दैट्स इट। अच्छा, कंक्लूजन में आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा? तो हमने आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ें पढ़ी वो रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा कि आपको आपकी जियोग्राफ़ी के अंदर कमर्शियल जियोग्राफ़ी के अंदर बेसिकली ये होता है कि आपके आस-पास जो इकोनॉमी है उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी लोकेशन कैसी है, उधर कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, किस जगह पे कितनी फैक्ट्रीज़ हैं, कि लोकेशन कैसी है, उनका वेदर कैसा है, उनके क्लाइमेट कैसा है, वो वहाँ के लोग ट्रेड कैसे करते हैं, ट्रेड के थ्रू कौन-कौन सी बंदरगाहें हैं, किस रास्ते के थ्रू वो कहाँ जा सकते हैं, ये सारा बेसिकली आपने ये पढ़ा आज के अंदर लेक्चर के अंदर। तो ये इसी में आप कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं। टेकन अवे में क्या कह रहे हैं, जियोग्राफी डिटरमिन इंडस्ट्रियल। देखें, जियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ, ज़मीन की स्टडी। ठीक है, जियो कहते हैं ज़मीन को। तो बेसिकली यही कह रहे हैं कि जियोग्राफ़ी के अंदर आप अपनी ज़मीन के इर्द-गिर्द की चीज़ें देखते हो, उनकी स्टडी करते हो, किस जगह से यहाँ पे जाने के लिए कितने रास्ते हैं, किस रास्ते में कौन-सी दुकान है, किस दुकान से हमें चावल मिल जाएँगे, किस दुकान से हमें दाल मिल जाएगी, किस दुकान से हमें कपड़े मिल जाएँगे, हम यहाँ से कैसे जाएँगे, इसको बेच के यहाँ पे कैसे वापस आएँगे, घर कैसे आएँगे, ठीक है? ये सारे रूट्स निकाले, देखे, ट्रेड करने के, ठीक है? इंटरनेशनली हमने कैसे करते हैं, इंडस्ट्री किस जगह पे कितनी है, कौन-सी इंडस्ट्री के पास क्या ख़ास बात है, कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ क्लस्टर है, सारा जियोग्राफ़ी से पता चलता है। हम ज़मीन की स्टडी करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, सर्च करते हैं, घूमते-फिरते हैं, देन हम एस्टीमेट लगाते हैं किस शहर के पास फसलें ज़्यादा हैं, तो ये हमें अपने से नहीं पता चलता, ये सर्वे वाले आते हैं, ठीक है, सर्वे वाले आते हैं तो वो पूछते हैं, आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने परिंदे हैं, सारा, तो वो जज करते हैं, वो नोट करते हैं, देन वो ये जो कॉपीज़ होती हैं पाक स्टडी की इसके अंदर अपडेट करते हैं, ठीक है? ये आपको खुद से नहीं पता चलता। तो ये बेसिकली इससे जियोग्राफ़ी करते हैं, पढ़ते घूमते हैं, फिरते हैं, सर्च आउट करते हैं, देन इनको पता चलता है। तो यहाँ पे यही क कहा गया है कि हम जियोग्राफ़ी से हम पता लगा सकते हैं कि किस जगह पे इंडस्ट्री क्लस्टर हुई हुई है, कौन-सी बंदे के पास कौन-सी स्किल्स हैं, कौन से रिसोर्सेज़ हैं, कौन-सी फसल लगानी चाहिए, कौन किसको क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या इम्पोर्ट कर रहा है। यही आज के लेक्चर के अंदर हमने सारा किया है। ठीक है? तो ये आज के लेक्चर के की टेकन अवे हैं, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और पाकिस्तान के किस शहर में कौन-सी पोर्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, डेफ़िनेशन पता होनी चाहिए, बाकी आपके कांसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम थीम 12 करेंगे। बाकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछें और काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने व्यू फैलो के साथ शेयर करें